हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन क्लासरूम सीरीज़ में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। साथियों, हम राजस्थान ज्योग्राफी के दो टॉपिक अब तक पढ़ चुके हैं और तीसरा टॉपिक अभी हमारे चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमने अभी तक आंतरिक प्रवाह की नदियाँ पढ़ ली है। आज हम अरब सागरीय अपवा तंत्र की नदियाँ पढ़ने वाले हैं और इन नदियों में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी रहती है वो रहती है लूणी नदी, जो पश्चिमी राजस्थान में स्थित है। आज हम लूणी नदी और उसकी सहायक नदियों की विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जो मित्र नए आए हैं, जिन्होंने पुरानी जो नदियां हैं जो पिछली क्लासों में पढ़ी हमने, जिन्होंने नहीं पढ़ रखी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमने जो लिंक दिए हैं उन लिंक पर आप पुरानी नदियों के जो टॉपिक हैं वो आप पढ़ सकते हैं। साथ ही जो अन्य टॉपिक हमारे हुए हैं, सामान्य परिचय, भौतिक प्रदेश, उन सभी के वीडियो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, लूणी नदी, जो अरब सागरीय अपवा तंत्र की प्रमुख नदी है। तो बात करेंगे हम अरब सागरीय अपवा तंत्र की, और अरब सागरीय अपवा तंत्र की जो प्रमुख नदी है वो नदी है लूणी नदी। तो बात करते हैं हम सबसे पहले लूणी नदी के उद्गम की। तो अजमेर जिले में स्थित है नाग पहाड़ी। ध्यान रखना साथियों, नाम इसका नाम हो जाएगा नाग पहाड़ी, और नाग पहाड़ी से ही इस नदी का उद्गम होता है। अब जिस समय नाग पहाड़ी से यह नदी निकलती है, तो नाग पहाड़ी से निकलते समय इस नदी का नाम यहाँ होता है सागरमती या सरगावती। सागरमती या सरगावती। तो लूणी नदी का जो उद्गम होता है, यह उद्गम सागरमती या सरगावती के नाम से नाग पहाड़ी से होता है। अब यहां से आगे चलने पर यहां स्थान रहता है पुष्कर, और पुष्कर से एक और नदी आती है, स्थान हो गया पुष्कर, पुष्कर भी अजमेर में। और पुष्कर से एक और नदी आती है जिसका नाम है सरस्वती। तो सागरमती आ रही है नाग पहाड़ से, पुष्कर से आ रही है सरस्वती, और इन दोनों नदियों का जो संगम होता है वो होता है गोविंदगढ़ में। दोनों नदियों का संगम गोविंदगढ़ के निकट, गोविंदगढ़ भी अजमेर में है, और गोविंदगढ़ के निकट इन दोनों नदियों का मिलन होने के बाद इसकी जो संयुक्त धारा है, यह धारा लूणी के नाम से प्रवाहित होती है। अब लूणी नदी जो है ये राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है। एक बात का ध्यान रखना कि राजस्थान की 3 नदियां हैं। कौन कौन सी? लूणी, चंबल और बनास। तो ये तीनों नदियां जो है राजस्थान में सर्वाधिक 6 जिलों में प्रवाहित होती है। तो इन 3 नदियों का विस्तार से हम बात करेंगे। लूणी हम पढ़ रहे हैं, चंबल और बनास हम बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमने बात की कि नाग पहाड़ से सागरमती या सरगावती के नाम से इसका उद्गम होता है, और पुष्कर से आने वाली सरस्वती नदी जो इसमें मिलती है गोविंदगढ़ अजमेर में, और गोविंदगढ़ अजमेर में मिलने के बाद इन दोनों की जो संयुक्त धारा है, यह संयुक्त धारा लूणी के नाम से राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है, और 6 जिलों में बहने के बाद यह चली जाती है गुजरात में। और गुजरात का जो ये क्षेत्र है, यह क्षेत्र है दलदली क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं कच्छ का रण। कच्छ का रण। अब देखें, ये जो नदी है लूणी नदी, ये पूर्णतः वर्षा पोषित नदी है। यानी जब अरावली की पहाड़ियों में या नाग पहाड़ी क्षेत्र में वर्षा होगी तब यह नदी प्रवाहित होगी। तो जब इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा कम है, तब यह नदी बहते हुए कच्छ के रण में आकर विलुप्त हो जाएगी। और यदि यहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक है, तब यह आगे बढ़ते हुए यहाँ से आगे प्रवाहित होते हुए
अब ये गिर जाएगी कहाँ पर, ये गिरेगी कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी में यह नदी गिर जाएगी। तो नाग पहाड़ से लेकर इसका जो उद्गम है वहाँ से यह अंतिम रूप से कच्छ की खाड़ी में गिरती है। और इस नदी की जो कुल लंबाई की हम बात करते हैं तो कुल लंबाई इसकी रहती है 495 किलोमीटर, और 495 में से लगभग 330 किलोमीटर जो इसका बहाव क्षेत्र है वह रहता है राजस्थान में। तो ध्यान रखना, कुल लंबाई इसकी 495 किलोमीटर और राजस्थान में इसका प्रवाह होता है 330 किलोमीटर। अब लूनी नदी जो है, इस लूनी नदी को हम कई नामों से जानते हैं, इसके खूब सारे उपनाम हैं। तो देखते हैं इसको कौन कौन से नामों से जाना जाता है। तो लूनी नदी को कहा जाता है लवणवती, इसको कहा जाता है आधी मीठी आधी खारी नदी, आधी मीठी आधी खारी नदी क्यों कहते हैं यह हम आगे चर्चा करेंगे अभी। उसके बाद इसको कहते हैं मरु गंगा, इसको कहते हैं मारवाड़ की गंगा, मारवाड़ की गंगा। और जो महान कवि थे कालिदास, तो कालिदास ने इस नदी को अंतः सलीला कहा था, अंतः सलीला। तो ये लूनी नदी के खूब सारे उपनाम हो गए। अब हमने यहाँ पर बात की थी कि लूनी नदी को आधी मीठी आधी खारी नदी कहा जाता है। तो आधी मीठी आधी खारी नदी क्यों कहते हैं, तो देखें, जब नाग पहाड़ से इसका उद्गम होता है तब इसमें वर्षा जल यानी ताजे जल की उपलब्धता होती है। तो उद्गम होने से लेकर जब तक यह नदी बाड़मेर के बालोतरा तक पहुंचती है, ये स्थान हो गया बालोतरा, तो जब तक ये बाड़मेर के बालोतरा तक पहुंचती है तब तक इसका पानी मीठा रहता है। और अब बालोतरा के आगे इसका पानी खारा हो जाता है। उसके दो कारण हैं। एक, बालोतरा के निकट इस नदी के किनारे एक प्रसिद्ध झील है जिसका नाम है पचपदरा, और यह पचपदरा खारे पानी की झील है। तो इस पचपदरा झील की निकटता के कारण इस झील के जो लवण हैं वो लवण नदी में लगातार घुल जाते हैं। दूसरा कारण, यहाँ से आगे यह मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रवाहित होती है, तो मरुस्थलीय मिट्टी के जो लवण हैं वो लवण भी इस नदी में घुल जाते हैं। तो नाग पहाड़ से लेकर बालोतरा तक इसका पानी मीठा रहता है और बालोतरा के बाद इसका पानी खारा हो जाता है, इसलिए इसे आधी मीठी आधी खारी नदी कहा जाता है। हमने बालोतरा की बात की, तो बालोतरा जो है, बालोतरा कस्बा, यह बालोतरा कस्बा लूनी नदी के तल से नीचे बसा हुआ है, लूनी के तल से नीचे बसा हुआ है। जैसे हमने गग्गर नदी में पढ़ा था तो वहां पर हनुमानगढ़ जंक्शन जो था वो गग्गर नदी के तल से नीचे था, उसी तरह जो बालोतरा कस्बा है यह लूनी नदी के तल से नीचे बसा हुआ है। और ये सवाल जो है आरपीएससी में भी पूछा गया था एक बार कि नाग पहाड़ क्षेत्र में भारी वर्षा होने से सबसे पहले बाढ़ कहाँ आएगी। तो नाग पहाड़ क्षेत्र में यदि भारी वर्षा होती है इसका मतलब लूनी नदी में पानी आएगा, और लूनी में बाढ़ आई है इसका मतलब सबसे पहले बालोतरा कस्बे में बाढ़ आएगी, क्योंकि बालोतरा कस्बा जो है यह लूनी नदी के तल से नीचे बसा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। बात करते हैं हम जोधपुर ज़िले की, और जोधपुर ज़िले का एक प्रसिद्ध कस्बा है बिलाड़ा, मेरी जन्म स्थली है। और इस बिलाड़ा के निकट एक गांव है, गांव का नाम है पिचियाक। उस पिचियाक गांव में लूनी नदी पर प्रसिद्ध बांध बना हुआ है, जसवंत सागर बांध। मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह ने इस बांध का निर्माण करवाया था। और जसवंत सागर बांध जो है यह उस पिचियाक गांव के निकट स्थित होने के कारण इसको पिचियाक बांध भी कहा जाता है, पिचियाक बांध भी कहा जाता है। और जो बिलाड़ा कस्बा है, उस बिलाड़ा कस्बा, यह बिलाड़ा जो कस्बा है यह
प्रसिद्ध आई माता के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की कला एवं संस्कृति में आप आई माता के बारे में पढ़ते हैं, जिनके दीपक से, जिनकी जो दीपक जलता है उस दीपक से हमेशा केसर टपकता है। तो आप कभी इस क्षेत्र में आए, मारवाड़ क्षेत्र में बिलड़ा जाएं, तो आई माता के दर्शन आप अवश्य करें। जो यहाँ के सीरवी किसान जाति के लोग हैं, तो आई माता जो है वो सीरवी किसान जाति के लोगों की आराध्य देवी है। तो बिलाड़ा पधारे आप कभी, तो यहाँ आप दर्शन अवश्य करें। और राजस्थान में एकमात्र देवी है जिनके दीपक से केसर टपकता है। ये राजस्थान कला एवं संस्कृति लोक देवियों का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, बिलाड़ा कस्बा। और इसी बिलाड़ा कस्बे के निकट जो पिचियाक गांव है, लगभग 3 किलोमीटर दूर, इस पिचियाक गांव के निकट जसवंत सागर बांध जो है लूणी नदी पर बना हुआ है। और पिचियाक गांव के निकट स्थित होने के कारण इसे पिचियाक बांध कहते हैं। सन 1979 में इस बांध के टूट जाने से इस क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आई थी। स्थानीय लोग जो है इस बाढ़ का जिक्र कई बार करते हैं। काफ़ी भयंकर बाढ़ थी, काफ़ी नुकसान इस बाढ़ से हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाड़मेर का मलानी क्षेत्र, और मलानी क्षेत्र में यहाँ पर एक स्थान है तिलवाड़ा। बाड़मेर का स्थान हो जाएगा तिलवाड़ा। तो ये जो तिलवाड़ा है ये लूणी नदी के किनारे स्थित है। और इस तिलवाड़ा में प्रसिद्ध मल्लीनाथ जी का स्थान है। और इस तिलवाड़ा में प्रसिद्ध मल्लीनाथ पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन इस तिलवाड़ा में होता है। अब यहाँ पर जो है 2 किस्में पशुओं की, 2 नस्लें हैं। एक तो घोड़े की नस्ल है, मालानी नस्ल। तो इस मेले के अंतर्गत जो मुख्य आकर्षण रहता है वह रहता है एक तो मालानी नस्ल और मालानी नस्ल के घोड़े, और दूसरा यहाँ पर जो है थार पारकर नस्ल की गायें। थार पारकर नस्ल की गायें ये इस मेले का प्रमुख आकर्षण रहता है। तो बाड़मेर में तिलवाड़ा, और इस तिलवाड़ा में प्रसिद्ध मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन लूणी नदी के किनारे होता है। तो सवाल आपसे पूछ ले कि मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन कौन सी नदी के किनारे है, तो लूणी नदी, या लूणी नदी के किनारे कौन से प्रसिद्ध पशु मेले का आयोजन होता है, तो वो हो जाएगा मल्लीनाथ पशु मेला। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ बाड़मेर और झालोर में जो लूणी नदी के आसपास का दलदली क्षेत्र है, इस दलदली क्षेत्र को कहा जाता है नेहड़। नेहड़ क्या हो जाएगा? नेहड़ हो जाएगा दलदली क्षेत्र। तो दलदली क्षेत्र जिसका विस्तार कहाँ पर है? इसका विस्तार है बाड़मेर और जालोर में। तो बाड़मेर और जालोर में लूणी नदी के आसपास का दलदली क्षेत्र नेहड़ के नाम से जाना जाता है। और जिन विद्यार्थियों ने हमारा पिछली क्लास पढ़ी थी भौतिक प्रदेश, जहां हमने लूणी बेसिन की बात की थी, वहां हमने इसकी चर्चा एक बार की थी। और ये जो नेहड़ क्षेत्र है, ये नेहड़ क्षेत्र गुजरात के इस कच्छ के रण का ही विस्तार है। यहाँ जो कच्छ का रण है गुजरात में, तो ये जो नेहड़ भूमि है, ये नेहड़ भूमि इसी कच्छ के रण का विस्तार है। तो अब यदि आपसे सवाल ये पूछे कि कच्छ के रण को राजस्थान में किस नाम से जानते हैं, तो कच्छ के रण को हम राजस्थान में नेहड़ के नाम से जानते हैं। सवाल ये आ जाए कि कच्छ के रण का विस्तार राजस्थान में कौन कौन से जिलों में है, तो विस्तार हो जाएगा बाड़मेर और जालोर में। सवाल यदि आ जाए कि राजस्थान में नेहड़ भूमि का विस्तार किन जिलों में है, तो नेहड़ भूमि का जो विस्तार है ये हो जाएगा बाड़मेर और जालोर में। सवाल किसी भी तरह से घुमा फिरा के आपसे पूछ ले, लेकिन आपको उसका आंसर बिल्कुल पता होना चाहिए। तो ये जो हमने बात की है, ये बात की है लूणी नदी की। उसके बाद लूणी की खूब सारी सहायक नदियां हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे आगे। तो इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं एक बार हम देख लेते हैं। तो लूणी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उसके अंतर्गत जोजरी,
लीलड़ी, मीठड़ी, जवई, बांडी, सागी, खारी और गुहिया। तो ये जो सारी नदियां हैं, ये सारी नदियां और सूकड़ी, ये सभी लूनी की प्रमुख सहायक नदियां हैं जिसका हम अभी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? चलिए अब हम बात करेंगे आगे लूनी की प्रमुख सहायक नदियों की। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक की बातें समझ में आ रही होंगी। आप अपने नोट्स में जैसा ये मैप दर्शाया गया है, आप इस मैप को भी दर्शाएं, मैप को आप बनाते रहें। एक हम बात कर लेते हैं कि जो लूनी नदी है, उस लूनी नदी का प्रवाह कौन कौन से जिलों में है। तो मैंने कहा था लूनी का जो प्रवाह है वो 6 जिलों में है। तो 6 जिले कौन कौन से हैं? पहला जिला रहता है अजमेर, अजमेर के बाद नागौर, उसके बाद जोधपुर, पाली, जालोर और बाड़मेर। तो ये 6 जिले हैं जहां पर लूनी नदी का प्रवाह होता है। आप इसको भी एक बार नोट कर लें। अब हम बात करेंगे लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदियों की। चलिए साथियों, बात कर लेते हैं हम लूनी की प्रमुख सहायक नदियां। लूनी की सहायक नदियां, तो अभी हमने पढ़ा था कि जो अजमेर का नाग पहाड़ क्षेत्र है, इस नाग पहाड़ क्षेत्र से लूनी नदी का उद्गम किस नाम से हो रहा था? यह हो रहा था सागरमती या सरगावती के नाम से। और जो गोविंदगढ़ के निकट एक और नदी आती है जो सरस्वती के नाम से इसमें मिलती है, और सरस्वती और इस सागरमती के मिलने से कहाँ मिलती है? ये दोनों मिलती है गोविंदगढ़ अजमेर में। और दोनों नदियों के मिलने के बाद यह लूनी के नाम से राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है। तो ये कुछ इस तरह से लूनी नदी का प्रवाह। और अंत में ये लूनी नदी जो है ये चली जाती है गुजरात के कच्छ के रण में, और कच्छ के रण के बाद इसका जो अंतिम बिंदु रहता है वो रहता है कच्छ की खाड़ी। तो नाग पहाड़ से निकलने के बाद ये हो गया नाग पहाड़ अजमेर में, और यहाँ हो गया पुष्कर। तो पुष्कर से आ रही है सरस्वती और नाग पहाड़ से आ रही है सागरमती या सरगावती। तो ये लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र। अब अगर हम बात करें इसकी सहायक नदियों की, तो देखें लूनी की एक सहायक नदी है जिसका नाम रहता है जोजरी। लूनी की पहली सहायक नदी जोजरी नदी। तो जोजरी नदी जो है, इस नदी का उद्गम नागौर जिले में होता है। नागौर जिले का एक गांव है पोंडलू। तो पोंडलू गांव की जो पहाड़ियां हैं, यहां से इस नदी का उद्गम होता है, और यहां से निकलकर ये जोधपुर जिले में आकर लूनी नदी में मिल जाती है। तो लूनी की पहली सहायक नदी वो हो जाएगी जोजरी, और जोजरी जो है यह जोधपुर में आकर लूनी नदी में मिल जाती है। अब ये जो नदी है जोजरी, इसकी यदि हम विशेषता की बात करें तो लूनी की जितनी भी सहायक नदियां हैं वे सभी सहायक नदियां अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। और ये जो जोजरी नदी है ये लूनी की एकमात्र सहायक नदी है
जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता। ध्यान रखना इस बात को, एकमात्र सहायक नदी लूणी की जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है। एक और महत्वपूर्ण बात कि जो लूणी नदी है, इस लूणी नदी की जो अधिकांश सहायक नदियां हैं वो सभी सहायक नदियां इसमें बाईं ओर से आके मिलती है। तो ये अरावली की लूणी की एकमात्र सहायक नदी है जो इसमें दाईं ओर से आकर मिलती है। तो दो बातें यहां पर क्लियर, एक कि ये एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता, और दूसरा यह एकमात्र सहायक नदी है जो इसमें दाईं ओर से आकर मिलती है। क्लियर। अब इस नदी के किनारे जोधपुर शहर है। तो जोधपुर शहर जो है वो जोजी नदी किनारे और जोधपुर शहर के निकट इस नदी पर एक महत्वपूर्ण परियोजना प्रस्तावित है जिसे हम कहते हैं वाटर फ्रंट योजना या रिवर फ्रंट योजना। तो रिवर फ्रंट योजना जो है यह जोधपुर शहर के निकट जोजी नदी पर प्रस्तावित है। तो इस बात को आप ध्यान रखना। तो ये हो गई लूणी की एक सहायक नदी जोजरी। अब जोजरी के बाद जो इसकी दूसरी सहायक नदी है वो है बांडी। यहां तक आप एक बार सेव कर लें इसको। जोजरी उद्गम हो जाएगा पोंडलू गांव की पहाड़ियों से। अब पाली जिले में अरावली की पहाड़ियों से उद्गम होता है बांडी नदी का। तो यह हो गई बांडी नदी। तो बांडी नदी का उद्गम पाली जिले में अरावली की पहाड़ियों से हो रहा है और यहां से निकलकर यह नदी आगे की ओर बढ़ती है और पाली जिले का ही एक गांव है, गांव का नाम है लाखर। तो उस लाखर गांव के निकट, गांव का नाम लाखर गांव पाली, तो यहां पर यह नदी किस में मिल जाएगी? लूणी नदी में मिल जाएगी। अब इस बांडी नदी में ये हो गई बांडी नदी। बांडी नदी में एक और नदी आके मिलती है जो रहती है गुहिया। ये हो गई गुहिया। इसका उद्गम भी अरावली से है, पाली जिले से ही। तो यहां पर बांडी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों से पाली जिले में, और गुहिया जिसका उद्गम भी अरावली की पहाड़ियों से पाली जिले में है। अब जो बांडी नदी है, इस बांडी नदी पर एक प्रसिद्ध बांध बना हुआ है पाली शहर के निकट, जिसे हम कहते हैं हेमावास बांध। पाली शहर के निकट एक गांव है हेमावास, और इस हेमावास गांव के निकट इस बांडी नदी पर हेमावास बांध बना हुआ है, और हेमावास बांध के निकट ही यहाँ पर पाली शहर भी बसा हुआ है। तो पाली शहर जो है ये इस बांडी नदी के किनारे बसा हुआ है। अब पाली शहर के जो अधिकांश उद्योग हैं वह उद्योग इस नदी के किनारे स्थित है, और उन उद्योगों का जो कचरा है वह कचरा लगातार इस नदी के अंदर प्रवाहित होता है। उसके कारण यह नदी काफ़ी प्रदूषित हो गई है। तो यहाँ पर बांडी नदी जो लूणी की दूसरी सहायक नदी, उद्गम इसका अरावली की पहाड़ियों से पाली जिले में ही, और इसकी एक सहायक नदी जो रहती है गुहिया, उसका उद्गम भी पाली जिले में ही अरावली की पहाड़ियों से। बांडी नदी पर प्रसिद्ध हेमावास बांध, और बांडी नदी के किनारे ही पाली शहर बसा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब उसके बाद पाली जिले में स्थित है देसूरी की पहाड़ियाँ। देसूरी की पहाड़ियाँ ये भी अरावली का ही भाग है। यहाँ से एक और महत्वपूर्ण नदी निकलती है, और ये नदी
ये एक और महत्वपूर्ण नदी जिसे हम सुकड़ी नदी के नाम से जानते हैं। सुकड़ी, तो सुकड़ी नदी जिसका उद्गम हो जाएगा पाली में देसूरी की पहाड़ियों से, जो अरावली का भाग है। और ये जो सुकड़ी नदी है यह बाड़मेर में स्थान हो जाएगा, समदड़ी, समदड़ी बाड़मेर। तो बाड़मेर के समदड़ी के निकट यह नदी किस में मिल जाती है? ये मिल जाती है लूणी नदी में। और इस सुकड़ी नदी पर, सुकड़ी नदी पर एक प्रसिद्ध बांध बाड़मेर में बना हुआ है, सॉरी जालोर में बना हुआ है, जिसका नाम है बांकली बांध। बांकली बांध कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा जालोर में। तो सुकड़ी नदी पर बांकली बांध सवाल आता है, बांकली बांध कौन सी नदी पर है? तो बांकली बांध जो है वो सुकड़ी नदी पर है। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आप ध्यान रखें कि सुकड़ी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है मंथई नदी। सुकड़ी की सहायक नदी ये हो जाएगी मंथई नदी। और इस नदी के किनारे एक प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है, आप सभी उसे बहुत अच्छे से जानते हैं, और यह जैन मंदिर है रणकपुर जैन मंदिर। रणकपुर जैन मंदिर। तो यदि आपसे सवाल पूछ ले कि रणकपुर जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, कौन सी नदी के किनारे है, तो नदी हो जाएगी मंथई नदी। और जो मंथई नदी है यह मंथई नदी किसकी? सुकड़ी नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब लूणी की एक और सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। पाली का एक गांव है, गांव का नाम है गोरिया गांव। पाली का गांव है गोरिया गांव, जो पाली की बाली तहसील में स्थित है। तो इस गोरिया गांव से एक और महत्वपूर्ण नदी निकलती है जिसका नाम रहता है, सही पहचान रहे हैं आप, ये हो जाएगी जवई नदी। लूणी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक नाम हो जाएगा इसका जवई नदी। और ये जो जवई नदी है आगे जाकर इसमें एक और नदी मिलती है जो निकलती है सिरोही से, नाम है उसका खारी नदी। और ये दोनों नदियां जो है संयुक्त रूप से सुकड़ी दो के नाम से सुकड़ी दो के नाम से बहती हुई, ये हो गई जवई नदी, यहाँ हो जाएगी खारी नदी। और जो खारी नदी है इस नदी का उद्गम ये हो जाएगा शेरगांव की पहाड़ियाँ। शेरगांव की पहाड़ियाँ कहाँ पर? सिरोही में। और ऊपर हमने बात की थी जवई नदी की, तो गोरिया गांव से इसका उद्गम जो है पाली में। तो गोरिया गांव की पहाड़ियों से आ रही है जवई नदी, और शेर गांव की पहाड़ियों से आ रही है खारी नदी। दोनों मिलती है और दोनों मिलने के बाद इसका जो नाम रहता है वो हो जाता है सुकड़ी सेकंड। और सुकड़ी सेकंड के नाम से यह एक स्थान है बाड़मेर का, नाम है गुड़ा। तो गुड़ा के निकट ये किसमें मिल जाएगी? लूणी नदी में। अब जो जवई नदी है यह नदी क्यों महत्वपूर्ण है तो उसको देखें। जवई नदी पर पाली का एक कस्बा है सुमेरपुर, और इस सुमेरपुर कस्बे के निकट जो हमारी जवई नदी है, इस जवई नदी पर एक प्रसिद्ध बांध बना हुआ है जिसका नाम हो जाएगा जवई बांध। बांध का नाम हो जाएगा जवई बांध। जवई बांध कहाँ पर है या हम लिख देते हैं उसको, महत्वपूर्ण क्यों है ये चर्चा करेंगे आगे। तो जवई बांध कहाँ स्थित हो जाएगा? यह होगा सुमेरपुर पाली। अब ये जो बांध है, इस बांध से मारवाड़ क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध होती है। तो इस कारण से इस बांध को कहते हैं
मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर या मारवाड़ का अमृत कलश। ध्यान रखना इस बात को, जवई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर या मारवाड़ का अमृत कलश कहा जाता है। अब वर्तमान में यहाँ पर वर्षा जल की कमी है, तो बांध में पानी की कमी रहती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए, इस लाइन को भी ध्यान से सुनना आप, उस कमी को पूरा करने के लिए उदयपुर जिले में साबरमती की एक सहायक नदी है जिसका नाम है सेई। तो ये जो सेई नदी है, इस सेई नदी का पानी सुरंग के माध्यम से कहाँ लाया गया है? ये लाया गया है जवई बांध में। तो पानी की आपूर्ति को नियमित रखने के लिए, जवई बांध में पानी की आपूर्ति को नियमित रखने के लिए उदयपुर की इस सेई नदी का पानी सेई परियोजना के माध्यम से, सुरंग के माध्यम से जवई बांध में छोड़ा गया है, जिससे यहाँ पर नियमित आपूर्ति रहती है। तो ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि सेई परियोजना जो है, सेई परियोजना से लाभान्वित जिला कौन सा है? तो सेई परियोजना से लाभान्वित जिला हो जाएगा पाली जिला, क्योंकि इसका पानी जो है वो जवई बांध में आ रहा है। पाली के अलावा जालोर और बाड़मेर क्षेत्र में भी इसका पानी सिंचाई और पेयजल के लिए पहुंचता है। तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे कि जवई बांध जो है इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, और वर्तमान में इस जवई बांध में सेई परियोजना का पानी सुरंग के माध्यम से छोड़ा जा रहा है नियमित आपूर्ति के लिए। फिर यहाँ पर खारी नदी जो शेर गांव की पहाड़ियों से निकल रही है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो इसकी अंतिम सहायक नदी रहती है, नाम है इसका सागी नदी। सागी नदी, तो सागी नदी जो है इसका उद्गम होता है जसवंतपुरा से, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। तो जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ रहती है जालोर में। तो जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर से इस नदी का उद्गम होता है, और ये नदी भी बाड़मेर में आकर लूणी नदी में मिल जाती है। तो ये लूणी नदी में मिलने वाली अंतिम सहायक नदी होती है। तो यहाँ हमने लूणी की कुछ प्रमुख सहायक नदियों की बात की। उसके अंतर्गत हमने सबसे पहले बात की यहाँ पर जोजरी नदी की। जोजरी के बाद हमने बात की थी बांडी नदी की। बांडी के बाद हमने बात की थी गुहिया की। गुहिया के बाद हमने बात की यहाँ पर सुकड़ी नदी की, और सुकड़ी की सहायक नदी जो थी मंथई नदी, जिसके किनारे रणकपुर जैन मंदिर बना हुआ है। उसके बाद हमने लूणी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी जवई नदी की बात की, जिस पर पाली जिले में जवई बांध, और ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। जवई नदी के बाद हमने बात की है खारी नदी की। साथियों ध्यान रखना, राजस्थान में खारी नदी के नाम से तीनों ही अपवा तंत्र में 3 नदियां हैं। ये हम अरब सागरीय अपवा तंत्र पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी खारी के नाम से नदी है। पिछली क्लास में हमने आंतरिक अपवा तंत्र पढ़ा था, तो वहाँ पर सांभर झील में गिरने वाली भी एक सहायक खारी नदी है। और आगे हम बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र पढ़ेंगे, तो वहाँ बनास की भी एक सहायक नदी खारी है। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। यदि उद्गम पूछता है, यदि अरब सागरीय खारी नदी का उद्गम पूछता है, तो उसका शेरगांव की पहाड़ियाँ, आगे वाली जो खारी नदियाँ आएंगी उसका हम चर्चा बनास नदी के अंदर करेंगे। और एक और नदी हमने यहाँ पर पढ़ी है, वो रहती है सागी नदी। तो ये जो है लूणी की कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट सेव कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तक क्या क्लियर हो गया? इसको आप अपनी कॉपी में अवश्य बनाएं, और जो मैंने पॉइंट यहाँ बताए हैं, बांध कौन सा है, किस नदी पर है, उन नदियों का उद्गम कहाँ से है,
तो आप इनको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करते रहें। यहाँ तक हमारी लुणी और उसकी सहायक नदियों का क्रम पूरा हो गया। अब अगली जो क्लास रहेगी उसमें हम अरब सागरीय अपवा की कुछ और नदियों की बात करेंगे। जो मित्र नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहें, और आपके यदि कोई महत्वपूर्ण सुझाव है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आने वाली क्लास के साथ बहुत जल्द हम फिर से मिलने वाले हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।